यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इस बार के एग्ज़ाम में आपके लिए आ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री के क्या क्या क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके मॉडल सेट पर बेस्ड हैं, यानी कि जिस प्रकार का जैक बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उन्हीं के अनुसार मैंने प्रयास किया है कि क्वेश्चन को सेट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, सभी देखेंगे, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है या अवोगाद्रो संख्या होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगला, NaOH का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो हम लोग निकाल सकते हैं NaOH का। अगर हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आप जानते हैं सोडियम का लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मासेज को जोड़ा जाता है। तो एटॉमिक मासेज को अगर जोड़ा जाए तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, और अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपको 40 मिलता है, 40। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपको बताना है मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं। हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन्स इक्वल A माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और जनरली सिंबल जब हम लोग लिखते हैं तो सिंबल लिखते हैं नीचे पे Z ऊपर पे A। तो इसी फॉर्मूला को अगर यूज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन्स की संख्या, बस ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से नीचे वाले नंबर को घटा दीजिए। तो ये आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को कॉन्फ़िगरेट करना है। पहले ऑक्सीजन को कर लीजिए। ऑक्सीजन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। O2 नेगेटिव का मतलब क्या है। O2 नेगेटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। और चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आप बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले अगर पॉसिबल है, नहीं तो फिर आगे वाले सेल में जाएंगे। तो आप जानते हैं P मैक्सिमम 6 ले सकता है, अभी 4 ही है, और 2 अगर ले तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग SPD नोटेशन द ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर n इक्वल 3 l इक्वल 1, n का वैल्यू 3 हो और l का वैल्यू 1 हो, ये कौन सा कक्षक है। तो आपको याद रखना होगा n इक्वल 3 l इक्वल 1, ये 3 मैं हर बार वीडियो पे बताता हूँ। l इक्वल 0 मीन्स s, l इक्वल 1 मीन्स p, l इक्वल 2 मीन्स d, l इक्वल 3 मीन्स f। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया 3p, ऑप्शन नंबर 3p सी। Fe बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आयरन आता है। ध्यान से, आपने 9-10 क्लास तक में 20 तक को याद करके रखा है, 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले तत्वों का किसे क्या कहते हैं, जैसे 17 क्लोरीन, 18 आपका क्या है आर्गन वगैरह करके। आप 12th पूरा बिताने के लिए आप जरूर प्रयास कीजिए 30 तक याद कर लिया जाए, 30 जिंक और उनके नाम के हिसाब से उनके क्रमांक को। तो यहाँ याद करना है आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, और हम लोग ब्लॉक बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। 26 को अगर कॉन्फ़िगरेट करें तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पे जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन D ने लिया है, इसके कारण ये बिलोंग करता है D ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कहें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा समय लगेगा इसे खुलने में। आयरन बिलोंग कौन से ब्लॉक से करता है, तो आपको पता है पहला 2 जो है ये S ब्लॉक है, कॉर्नर वाले P हैं, नीचे वाले सारे F हैं, और बीच वाला जितना भी बचता है ये आपका D है।
और आयरन आप देख लीजिए, आयरन कौन से ब्लॉक में आता है, तो आयरन डी ब्लॉक में आता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसे मैं भी पीरियोडिक टेबल पर दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके बाह्यतम कोष का विन्यास क्या। आप अगर दिख रहा है आपको कैमरे पे क्लियर, तो आप देखेंगे इन सभी में देखेंगे तो सब में आपको दिखेगा आउटरमोस्ट सेल के एस में 2 है, पी में 1 है। इसके बाद वाले में देखेंगे तो एस में तो 2 ही है, पी में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर अगर लास्ट पे, ये तो एक्सेप्शन है, लास्ट वाले पे देखिएगा तो 6 है। यानी कि हम लोग का कंक्लूजन है आउटरमोस्ट सेल के एस में हमेशा 2 रहता है, और पी में 13 वाले ग्रुप में 1 रहता है, 14 में 2 रहता है, 15 वाले में 3 रहता है, और ऐसे करते करते 6 तक हो सकता है। यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बोर्ड पे NS2 NP 1 से लेके 6 तक। S में हमेशा 2, P में 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। CH4 आपको पता है ऐसा कुछ, कार्बन सिंस 4 एटम से बॉन्डेड है, और 4 एटम से अगर कार्बन बॉन्डेड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 9, द शेप ऑफ H2O। H2O का शेप क्या होता है। H2O में अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर गिना जाए तो आपको पता है सेंट्रल एटम पे आप देख लें, ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2, बंधित युग्मों की संख्या भी 2, एकाकी युग्मों की संख्या भी 2। और इससे आपको याद करना पड़ेगा वो जो आपके बुक में टेबल दिया हुआ रहता है कि अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तो इसका संरचना या स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा होता है, जिसे हम लोग बेंड यानी कि मुड़ी हुई कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ClF3। क्लोरीन FFF सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और आप जानते हैं क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक अगर इसने शेयर कर भी लिया तो अभी भी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 जोड़ा, और 2 जोड़ा यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, P/T इक्वल कॉन्स्टेंट, ये कौन सा लॉ है, तो ये तो एकदम जनरल आप नियम पढ़ते हैं, बोयल, चार्ल्स, अवोगाद्रो, गेल-लुसेक। ये प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन कौन सा है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के रिलेशन आप जानते हैं गेल-लुसेक लॉ है। चार्ल्स किसका किसका रिलेशन है, चार्ल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। बोयल किसका किसका रिलेशन है, वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन है। तो ये हो गया गेल-लुसेक लॉ। देखिएगा क्वेश्चन, 10 dm³ of hydrogen under 1 bar pressure are contained in a cylinder which has a movable piston. The piston is moved in until the same of the gas occupies 2 dm³ at the same temperature. What will be the pressure in the cylinder? हिंदी में 10 dm³ हाइड्रोजन एक बार दाब पर सिलेंडर में भरी हुई है, जिसमें एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जबकि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर 2 dm³ आयतन न घेर ले। तो आपको बताना है सिलेंडर का दाब क्या होगा। सबसे पहली बात जो आपको क्वेश्चन में नोट करनी है वो दिख रहा होगा कि टेम्परेचर यानी तापमान कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि ये लो हो गया बोयल्स लो। अब बोयल्स लो में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वॉल्यूम कितना था 10 dm³, पहले प्रेशर कितना था देखते जाएंगे 1 बार, पहले बाद में वॉल्यूम बदल कर कितना हो गया आयतन, तो ये बदल के हो गया 2 dm³। हमें प्रेशर निकालना है, व्हाट विल बी द प्रेशर, P2। आप लिख सकते हैं बोयल के नियम से, बोयल का नियम क्या है, या अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ P1 V1 इक्वल P2 V2। तो अगर आपको P2 कैलकुलेट करना है तो P2 इक्वल लिखा जा सकता है P1 V1 बाई V2।
P1 कौन सा 1, V1 10 और V2 2। अगर हम लोग इसे कैंसिल कर दें तो आंसर अपने को मिलता है 5 बार। ऑप्शन नंबर ए। 14 द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, देखिए इस पे एरर आ गया, यहाँ एरर होना चाहिए था। इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में ये आपका किसका एग्जाम्पल है? आप ध्यान से इसके नोटेशन को देखकर समझ सकते हैं। सी लिखा हुआ है यानी कि आप जानते हैं ये कंबसन है, कंबसन यानी कि दहन की एंथैल्पी। तो और ऐसे भी इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं यानी कि ये दहन हो रहा है, तो ये दहन की एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ कंबसन। ऑप्शन नंबर ए, दहन एंथैल्पी का। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी किसके बराबर होती है? आप देखें तो सभी में विरचन की एंथैल्पी दी गई है, तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है उत्पादों की मानक एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की मानक एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपको सीधे याद रखना है। 16 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एक बार थोड़ा अच्छे से समझा जाए अगर तो, फॉर रिएक्शन आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों की सांद्रता, तो C की सांद्रता, D की सांद्रता, और याद रखेंगे इनके आगे में अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इसे पावर में लिखा जाता है। और इस पे और एक दो कंडीशन याद कर लेंगे कि सॉलिड के कंसंट्रेशन यानी ठोस वाले को एक ले लेते हैं, लिक्विड प्योर लिक्विड वाले को भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें Kc इक्वल, तो क्या लिखेंगे? Kc इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट को ऊपर CH3CO डिवाइडेड बाई CH3COCH3। अब ध्यान रखें, सिंस ये तो दिख रहा है कि अभिकर्मक यानी कि आपका रिएक्टेंट पार्ट तो लिक्विड है और लिक्विड के कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है, तो लिक्विड के कंसंट्रेशन को अगर इससे हम लोग 1 मान लें यानी कि इस पर कुछ ना लिखा जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल CH3COCH3 का कंसंट्रेशन, और CH3COCH3 का कंसंट्रेशन यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, और ये गैसियस वाला ना, तो ऑप्शन नंबर बी Kc इक्वल होता है CH3COCH3, और कौन से स्टेट का? गैस वाले का। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस स्पीसीज, सॉरी फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्पीसीज NH4। आप जानते हैं कोई एसिड जब H+ दान करता है तब कॉन्जुगेट बेस बनता है, मतलब क्षार बनता है। तो NH4 पॉजिटिव से एक H+ हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा संयुमी क्षार। तो एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन गया? NH3, और एक प्लस भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय विलयन के लिए आप जानते हैं, बोर्ड देखिएगा, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन अगर बराबर हुआ तब तो ये उदासीन है, न्यूट्रल। अगर H3O पॉजिटिव का ज़्यादा हुआ तब तो ये एसिडिक है, अगर H3O पॉजिटिव का कम हुआ तब तो ये बेसिक है। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन? हमें क्वेश्चन पूछता है क्षारीय विलयन के लिए तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए? OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। 19 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4। सबसे पहला याद रखेंगे ये हाइड्राइड है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, यूजुअली हम लोग याद करते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का होता है, लेकिन आप जानते हैं हाइड्राइड में ये -1 का दिखाता है। तो यहाँ से अगर हमें बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको मान लीजिए X, सोडियम का हो गया +1, बोरोन का हमने माना X, और हाइड्रोजन का -1 करके 4 बार।
1 + x - 4 = 0, x - 3 = 0, सो x का वैल्यू कितना आ गया +3, यानी कि बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट NaBH4 में कितने का है +3 का है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन द रेडॉक्स रिएक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? 2K + F2 2KF। पता करने के लिए पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है कि आप बस इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखिए। अगर ये किसी से बॉन्डेड नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। KF में आपको पता है फ्लोरीन का -1 और पोटेशियम का +1। ऑक्सीडेशन कैसे जानेंगे? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो कहिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आप देखिए, पोटेशियम का 0 से +1 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पोटेशियम का। 21, इन आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय में आप जानते हैं ना तो परिवेश ऊर्जा लेती है, परिवेश से ना तो ऊर्जा ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। देर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नोर ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या बनता है? तो आपने रिएक्शन पढ़ रखा है, इससे बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी X के जगह पे क्या होना चाहिए? X के जगह पे होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। 22, इन द रिएक्शन Na2O2 प्लस 2H2O, इससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो हमने रिएक्शन पे पढ़ रखा है कि जब ये आपस में रिएक्ट करता है पेरोक्साइड तो ये आपका NaOH प्लस H2O2 फॉर्म करता है। आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से कौन सा रिएक्शन या कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? तो आप जानते हैं CaO। और ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका बुझा हुआ चूना, जिसे स्लैग लाइम कहते हैं, उसका फॉर्मूला है। तो अगर क्विक लाइम कली चूना कहा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, आपको बताना है इन लोग में से कौन कार्बन का प्रूफ नहीं है। आप जानते हैं इसका ऑप्शन होगा फॉस्फोरस। कारण है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट ये सब कार्बन के ही रूप हैं, लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ टेट्राबोरेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेट्राबोरेन? तो सभी को पता है C4H10। टेट्राबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो B4H10। नेक्स्ट, NaH रिएक्ट विथ B2H6 क्या देता है? NaH प्लस B2H6, ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है NaBH4। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, नाम लिखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस करना था, 2 लगा लीजिए। इसका नाम क्या है? 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड? तो आपको पता है ये सबसे पहला आप देखिए नाम लिखने के लिए, ये क्लोज स्ट्रक्चर है साइक्लो, और 5 कार्बन का रिंग है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन के एल्केन को कहते हैं हम लोग पेंटेन, और क्लोज स्ट्रक्चर है सो साइक्लोपेंटेन, इसलिए ये ऑप्शन नंबर साइक्लोपेंटेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड? CH3 CH2 CO मीन्स कीटोन, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अगर इसका नाम लिखा जाए तो आपको पता है 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट, जिसके
में सारे जगह सिंगल बॉन्ड है N और 3 पे क्या लगा हुआ है ऑन, तो कौन सा ऑप्शन, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ऑप्शन नंबर सी। 30 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख लेंगे ना, इस पे 2 बार हाइड्रोजन, इस पे 2 बार हाइड्रोजन, ध्यान रखें जितने सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। आइए गिना जाए, 1 2 3 4, बाहर बाहर गिन लिए, हाइड्रोजन से 4 और यहाँ डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा यानी कि टोटल 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 30 C6H5 कौन सा रेडिकल है, C6H5 कैसा मूलक है, तो सभी जानते हैं बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, बेंजीन तो C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है तो इसे ही हम लोग फेनिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में फेनिल, इंग्लिश में फिनाइल, फ्री रेडिकल। 32 ये रिएक्शन बेंजीन CH3Cl से रिएक्ट कर रहा है और CH3Cl इस पे जाकर ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है। आपको नाम पे अगर कन्फ्यूजन है तो आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, आपको दिख रहा है कि एल्काइल जाके जुड़ रहा है, यानी पक्का है एल्काइलेशन है। कौन सा एल्काइलेशन है, तो बस याद कर लीजिए कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, हिंदी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कारण एल्किल समूह जाकर जुड़ रहा है। 33 द आईपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ओजोनलाइसिस ऑफ पेंट-टू-इन, ध्यान दीजिएगा पेंट-टू-इन स्ट्रक्चर अगर लिखा जाए तो 1 आप चेक कर ले, ये रहा आपका पेंट-टू-इन। अगर इसको हम लोग ओजोनलाइसिस किया जाए, ओजोनलाइसिस के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, एक बार हमने ओजोन से रिएक्ट कराया, दूसरी बार में हमने जिंक H2O से इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, यहाँ से ये 2 पार्ट पे ब्रेक करता है और दोनों साइड में O लग जाता है, तो वो साइड पे O लग गया तो ये बन गया CH3CH2CHO और ये साइड पे भी O लग गया तो ये बन गया CH3CHO। यानी ये किसका मिक्सचर है, आप देखें 1 2 3 3 कार्बन के एल्डिहाइड प्रोपेनल और 2 कार्बन के एल्डिहाइड यानी कि एथेनल। सो ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनल एंड एथेनल। 34 इन द कंबसन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन, आपको एक्स बताना है। कंबसन है यानी कि ये तो कंफर्म है कि हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे ये हमें गिनना बाकी रह गया। तो देख ले 4 कार्बन के लिए तो ठीक 4C लिख दिया है हमने, हाइड्रोजन 10 बैलेंस है। अब आइए ऑक्सीजन गिन लीजिए, 4 × 2 8 और 5 13, 13 ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि आपको पता है यहाँ पे 13 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में मिलता है, तो इसे हमें 13/2 लिखना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। द कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है, तो याद रखेंगे जो भी आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जो भी प्लस आर इफेक्ट दिखाता है वो आपका ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है या निर्देशी समूह होता है। तो कौन सा प्लस आर दिखाता है, तो आपको पता है OH, कारण CHO भी आपका -R इफेक्ट दिखाता है और आपका क्या है NO2 भी -R इफेक्ट दिखाता है। इनमें मेटा पे डायरेक्ट करता है, ऑर्थो और पैरा पे OH करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन, कौन सा नहीं रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो रहता है, सल्फ्यूरस भी रहता है, नाइट्रिक एसिड भी रहता है, एसिटिक एसिड नहीं होता है एसिड रेन में। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को कौन डिसाइड करता है, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, यही आपका किसको डिसाइड करता है, ये आपका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, कारण इलेक्ट्रॉन तो कम अधिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप जानते हैं मास नंबर डिसाइड होता है, द्रव्यमान संख्या। 38 N2 पॉजिटिव में अयुगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। पहले नाइट्रोजन को कॉन्फ़िगरेट कर लें, नाइट्रोजन का नंबर 7 1:2:2 2p3 N2 पॉजिटिव
2 पॉजिटिव यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने दान कर दिया तो 2p1 हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर इसे लिख लिया जाए तो इस पे s पे 2 और p पे आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें या 3 कक्षक होते हैं, 3 बॉक्स से दिखाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने ऐसा कुछ दिखा लिया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है कि कितना बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में। ये तो पेयर है, जोड़ा है। एक केवल ऐसा है जो बिना जोड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. What would be its pressure? हिंदी में 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा? आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, चैप्टर नंबर 5 बनाने के लिए। सबसे पहली बात जो हमें देखनी है वो है, देखिए तापमान बदल नहीं रहा है, दोनों ही स्थिति में 35 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि ये है बॉयल्स लॉ। किसका क्वेश्चन है? बॉयल के नियम का क्वेश्चन है। अब बाद बाकी को लिख लीजिए क्या क्या दिया है। पहले वॉल्यूम कितना था? 120 ml। पहले प्रेशर कितना था? 1.2 बार। हमने इसे ट्रांसफ़र किया जहां वॉल्यूम है 180 ml, तो आपको क्वेश्चन करता है कि प्रेशर क्या होगा, P2 बताना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने पीछे भी एक न्यूमेरिकल बनाया था, बॉयल कहीं था, एग्जैक्टली सेम ही कुछ क्वेश्चन था। यही है P1 V1 इक्वल P2 V2। P1 V1 इक्वल P2 V2। तो यहाँ से हमें निकालना है P2 इक्वल P1 V1 बाई V2। P1 है 1.2, V1 है 120, ये है 180। 6 2 3 3 से 0.4 0.8 बार। सो ऑप्शन नंबर 0.8, ऑप्शन नंबर ए। 40. The law which states that at constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure is known as। स्थिर ताप पर, ताप नहीं बदल रहा है, गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर से संबंध किसका किसका हो गया? दाब और आयतन का। और आप जानते हैं दाब और आयतन यानी कि वॉल्यूम एंड आपका क्या है, प्रेशर का जो रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे ही हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल का नियम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है नियम? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। तो ये है बॉयल्स लॉ। लास्ट क्वेश्चन। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉ अंडर। एक आदर्श गैस समीकरण होता है जो गैस नियमों का पालन करता है। तो आप जानते हैं आइडियल गैस का इक्वेशन का परिभाषा ही है ऐसा कोई भी गैस जो गैस नियमों का अनुपालन सभी परिस्थितियों में करता है, तो उसे ही हम लोग आदर्श गैस कहते हैं या आइडियल गैस कहते हैं। तो कौन सा होगा? ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ऑप्शन नंबर बी। और कोई अगर उच्च ताप पर करेगा, कम ताप पर नहीं करेगा, तो फिर उसे हम लोग आइडियल गैस नहीं कहते हैं, उसे हम लोग रियल गैसेज कहते हैं। तो आज में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन बनाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं ये जो PDF के फॉर्म में इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। घर पर अच्छे से पढ़ें। अभी शाम को और भी क्लासेज होंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।